हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष राठौर और आज का हमारा टॉपिक है जिब्रेलिन्स। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम देखे थे प्लांट हार्मोन्स के बारे में, और प्लांट हार्मोन के अंदर में बहुत सारे हार्मोन्स प्रेजेंट थे जिसमें से हम ऑक्सिन का अध्ययन कर चुके थे। अब आज हम अध्ययन करेंगे जिब्रेलिन के बारे में। तो जिब्रेलिन का अध्ययन हम यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन सब पॉइंट के बेसिस पर हम जिब्रेलिन का अध्ययन करेंगे। ये सभी पॉइंट्स जो यहाँ पे दिया हुआ है, इन सभी पॉइंट के बेसिस में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिब्रेलिन के परिचय के बारे में जान लेते हैं। जिब्रेलिन ऐसे पादप हार्मोन होते हैं जो कि एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है, जो कि पौधे के स्तंभ की लंबवत वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिब्रेलिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है और यह जो प्लांट में स्टेम होते हैं उस स्टेम का लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और यही जिब्रेलिन कहलाता है। अब हम बात करेंगे जिब्रेलिन के हिस्ट्री के बारे में। इसकी हिस्ट्री की बात करें तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में जापानी किसानों ने अपने धान के खेतों में देखा कि कुछ पौधे दुर्बल, कुछ पौधे लंबे और पीले रंग के हो गए थे तथा उनमें बीजों का निर्माण भी नहीं हो रहा था। उन्होंने धान के इस रोग को बेकानी या फुलिस सीडिंग का नाम दिया। उसी समय सवादा नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1912 में बताया कि इस रोग का प्रमुख कारण एक फंगी है, और उस फंगी का नाम है फ्यूजेरियम मोनिलीफार्मी, जिसे आज जिब्रेला फ्यूजिकोरोई के नाम से जाना जाता है। यह कवक एक पदार्थ स्रावित करता है। जो फ्यूजेरियम कवक होता है वह एक पदार्थ स्रावित करता है जिसके कारण यह डिसीज होता है। सवादा के मत की प्रायोगिक पुष्टि तथा बताया इस कवक में एक प्राप्त स्टेलाइज फिल्टर्ड को जब धान के स्वस्थ पौधे पर छिड़का जाता है तब उनके बेकानी रोग के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। सन 1939 में यबूता एवं हयासी ने इस कवक से एक वृद्धिकारी रासायनिक पदार्थ को प्राप्त किया, क्रिस्टलीय पदार्थों को पृथक किया, और उसे ही उन्होंने जिब्रेलिन ए नाम दिया। इस प्रकार से इसकी हिस्ट्री समाप्त होती है। उसके पश्चात हम देखते हैं आइसोलेशन के बारे में। जिब्रेलिन वास्तव में एक अम्ल होता है जिसे जिब्रेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम क्रास एवं सहयोगी ने कवक फ्यूजेरिया मोनिलीफार्मी से 6 प्रकार के जिब्रेलिन पृथक किए, जिसे उन्होंने जिब्रेलिक एसिड ए, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, जिब्रेलिक एसिड 4 और जिब्रेलिक एसिड 7 और जिब्रेलिक एसिड 9 नाम दिया। सन 1961 में मैकमिलन एवं उनके सहयोगियों ने सेम के बीजों से 3 प्रकार के जिब्रेलिन्स पृथक किए, जिसे उन्होंने जिब्रेलिक एसिड 5 और जिब्रेलिक एसिड 6 और जिब्रेलिक एसिड 8 नाम दिया। मुलहोलैंड ने जिब्रेलिक एसिड 10 और जिब्रेलिक एसिड 13 इस प्रकार के अम्लों का खोज किया। उपयुक्त सभी प्रकार के जिब्रेलिन्स मिलकर जिब्रेलिन
ए सीरीज बनाते हैं। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इस वर्तमान स्थिति में 80 से अधिक जिब्रेलिन्स विभिन्न प्रकार के पौधों से पृथक किए जा चुके हैं। अब बात करेंगे हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं प्रारंभ में जिब्रेलिन्स की उपस्थिति केवल फंगी में ही पाई गई थी, परंतु बाद में पाया गया कि यह हार्मोन सभी पादप समूहों जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फर्न, माशेस, एल्गी आदि में पाया जाता है। बैक्टीरिया में इसका अभाव होता है। जिब्रेलिन्स प्रायः पुष्पीय पौधे के सभी अंगों में पाया जाता है, परंतु इसकी सर्वाधिक मात्रा सीड्स में होती है। यंग लीफ एवं जड़ों में भी जिब्रेलिन्स की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पौधों के तेजी से वृद्धि करने वाले एवं तेजी से विकसित होने वाले भागों में जिब्रेलिन की सांद्रता अधिक होती है तथा पौधों के अन्य भागों में इसका ट्रांसपोर्ट सभी दिशाओं में होता है। अब बात करेंगे हम इसके केमिकल नेचर के बारे में। जिब्रेलिन की रासायनिक प्रकृति एवं संरचना का अध्ययन सबसे पहले क्रॉस एवं सहयोगियों नामक एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया था। सभी प्रकार के जिब्रेलिन्स में एक सामान्य गिबन वलय कंकाल उपस्थित होता है। गिबन वलय में आपस में जुड़ी हुई 4 कार्बन कंकाल वलय पाई जाती है, जिसे क्रमशः ABCD नाम दिया गया है। अतः इन्हें टेट्रा कार्बोसाइक्लिक यौगिक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान स्थिति में 29 जिब्रेलिन्स को विस्तृत संरचना ज्ञात है, जिसमें से प्रारंभिक 19 जिब्रेलिन C19 यौगिक तथा शेष 10 जिब्रेलिन्स 20 कार्बन युक्त यौगिक होते हैं। जिब्रेलिन्स मोनोकार्बोक्सिलिक, 7 डाइकार्बोक्सिलिक एवं 4 टेट्राकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। प्रत्येक प्रकार के जिब्रेलिन्स में आंशिक भिन्नता पाई जाती है। इनमें पाई जाने वाली भिन्नता मुख्यतः OH समूह और CH3 समूह तथा कभी कभी COOH समूह की संख्या एवं उनकी स्थिति के कारण होती है। जिब्रेलिक एसिड 3 को सामान्य रूप से जिब्रेलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रमुख जिब्रेलिन्स एवं उसके सामान्य सूत्र निम्न अनुसार हैं। जिब्रेलिक एसिड C19 H24O6, जिब्रेलिक एसिड सेकेंड C19 H26O6। इस प्रकार से जिब्रेलिक एसिड के स्ट्रक्चर जो यहाँ डायग्राम में दिया गया है, जो जिब्रेलिक एसिड 3 का है, जो उसके समूहों के कारण, समूहों के पोजीशन के बदलती हुई दिशाओं के कारण उसमें चेंजेस आती है और चेंजेस होने के कारण इसके कार्य और इसके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जिब्रेलिक एसिड के फंक्शंस और इसके एप्लीकेशंस और इसके यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले स्टेम एंड लीफ ग्रोथ। यह हार्मोन तनों के इंटरनोड्स की कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है, जिससे कि पौधों की लंबाई बढ़ जाती है और इसके प्रभाव से लीफ शिथ की असाधारण वृद्धि होती है। पौधों के तनों की लंबाई में वृद्धि का प्रमुख कारण GA द्वारा कोशिका विभाजन और सेल इलॉन्गेशन होती है। जिब्रेलिक एसिड के माध्यम से प्लांट के स्टेम में होने वाले जो ग्रोथ होते हैं,
प्लांट का स्टेम ग्रोथ होने के लिए जिब्रेलिक एसिड का यूज़ होता है। सेकेंड हम देखते हैं डॉर्फ सूट, जो सूट छोटे होते हैं उसमें अगर जिब्रेलिन की छिड़काव कर दिया जाता है तब वह सूट धीरे धीरे अपने लंबाई में वृद्धि करना शुरू कर देते हैं। तीसरा हम देखते हैं बोल्टिंग प्रभाव, बोल्टिंग इफेक्ट। कुछ शाकीय पौधे प्रारंभिक वृद्धि की अवस्था में वेजिटेटिव ग्रोथ फलस्वरूप रोजेट ग्रोथ प्रदर्शित करते हैं। ऐसे पौधों में तना छोटा और पत्तियां नुकीली होती है। छोटे दिन वाली अवधि के समय पौधे रोजेट स्वभाव ही प्रदर्शित करता है, जबकि बड़े दिन वाले स्थिति में तने की लंबाई में तेजी वृद्धि होती है तथा अंत में वह पुष्पीय अक्ष में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को ही वोल्टिंग कहते हैं। वोल्टिंग की यह क्रिया शॉर्ट डे के दौरान जिब्रेलिन के उपयोग के द्वारा उत्प्रेरित हो सकती है। जिब्रेलिन के उपचार के फलस्वरूप वोल्टिन के फलस्वरूप लंबे एवं पुष्प उत्पादक पौधे उत्पन्न किए गए हैं। इसी प्रकार कैबेज, जो कि एक द्विवर्षीय पौधा है, प्रथम वर्ष में कायिक वृद्धि प्रदर्शित करता है, जिसके कारण उसकी पत्तियां जमीन में फैलकर रोजेट ग्रोथ प्रदर्शित करती हैं। द्वितीय वर्ष के दौरान इसमें पुष्पक्रम निकलता है और इस पौधे में जिब्रेलिन का घोल छिड़क देने से प्रथम वर्ष में ही पुष्पक्रम निकल जाता है। जो दूसरे वर्ष में निकलने वाला पुष्पक्रम रहता है वो पुष्पक्रम प्रथम वर्ष में ही निकल जाता है। इस प्रकार जिब्रेलिन के इस प्रभाव को ही वोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में दिया गया है, ये मान के चलो एक द्विवर्षीय पौधा है जो रोजेट ग्रोथ कर रहा है और यह एक वर्ष में अपना कार्य करेगा और दूसरा वर्ष में अपना ग्रोथ करेगा। अगर प्रथम वर्ष में ही इसमें अगर हम जिब्रेलिन छिड़क देते हैं तो अपने लंबाई में वो पहले ही वृद्धि कर लेगा, प्रथम वर्ष में ही कर लेगा, समय से पहले ही उसमें इन्फ्लोरेसेंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके पश्चात हम देखते हैं डॉर्मेंसी। जिब्रेलिन जो बर्ड्स में पाए जाने वाले, जो प्लांट के में जो बर्ड्स होते हैं, वो बर्ड में पाए जाने वाले डॉर्मेंसी को भी ब्रेक करता है। सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन सीड जर्मिनेशन भी मदद करता है। जब सीड को फेवरेबल कंडीशन मिलता है और फेवरेबल कंडीशन जब मिलने के पश्चात सीड के अंदर प्रेजेंट जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो उसको वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और एक कम्प्लीटली प्लांट बनाने के लिए जिब्रेलिन यूज़ होता है। उसके पश्चात हम देखेंगे फ्रूट डेवलपमेंट। जिब्रेलिन फ्रूट डेवलपमेंट में भी मदद करता है, कंट्रोल करता है। उसके पश्चात फ्लावरिंग में भी जिब्रेलिन यूज़ होगा, बसंतीकरण में भी और शीत उपचार में भी। कोल्ड ट्रीटमेंट में कुछ द्विवर्षीय पौधे के पुष्पन के लिए शीतकाल के निम्न तापमान की आवश्यकता होती है। अगर जिब्रेलिन देने से इन पौधे को शीतकाल के तापमान की आवश्यकता नहीं होती है, यह केवल एक वर्ष में ही पुष्पन कर लेते हैं। अब देखते हैं यूज़ ऑफ जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन के क्या क्या यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रूट को ग्रोथ कराने के लिए जिब्रेलिन का यूज़ होता है। उसके बाद पार्थेनोकार्पी में भी यूज़ होता है। डॉर्मेंसी को ख़त्म करने के लिए भी जिब्रेलिन का यूज़ होता है। फ्रूट पकने को दूर करने के लिए भी जिब्रेलिन की आवश्यकता पड़ती है। फ्लावरिंग करने के लिए भी जिब्रेलिन की आवश्यकता पड़ती है। शुगर केन
जो गन्ने के सूट होते हैं उसमें वृद्धि कराने के लिए जिब्रेलिन की आवश्यकता पड़ती है। जब गन्ने की खेती होती है तो उस खेत में अगर हम जिब्रेलिन की मात्रा छिड़क देते हैं तो छिड़कने के पश्चात उसके सूट में लंबाई में वृद्धि होगी और वृद्धि होने के साथ साथ गन्ने की पैदावार भी अधिक होगी। अतः जिब्रेलिन इन सभी चीज़ों में यूज़ होता है और जिब्रेलिन एक प्रकार का फाइटो हार्मोन है और यह वृद्धि नियंत्रक पदार्थ है जो कि पौधों के स्टेम में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ के लिए भी उत्तरदायी होता है।